तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको रिवाइज करवाएंगे हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, सेम उसी प्रकार का पैटर्न हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना रहेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन का रिवाइज कराएंगे और 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और जल्दी से आप लोग नीचे लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 25-30 मिनट में 100 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा दें। तो आप लोग 25 से 30 मिनट के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन से हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहले नंबर चैप्टर से सबसे पहला नंबर सवाल। तो बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि दूसरे नंबर चैप्टर से है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है 20 के दांत वाली कहानी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? बताइए, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो भारत को माना है, तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग नीचे जवाब देते चलिएगा एक एक क्वेश्चन का, थोड़ा फास्ट रूप से, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और अधिक बेहतर हो सके। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से गद्य की कौन सी विद्या है? बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विद्या है? यानी कि कहानी है कि कविता है कि भाषण है कि यह जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रकार का ललित निबंध है। बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? काफी आसान क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ध्यान रखिएगा, पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के अलावा संस्कृत का, मैथिली का, यह सभी भाषा का भी लिपि क्या है? देवनागरी ही होता है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? जल्दी से बताइए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था, छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन, सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है, सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो जाहिर सी बात है, पंडित बिरजू महाराज नाचने का काम करते थे, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है, आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नृत्य कला से। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन, अविन्यो कहाँ स्थित है? बताइए, अविन्यो कहाँ स्थित है? नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अविन्यो कहाँ है? फ्रांस में है, नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से कुल 3 मछलियां खरीदी थी, 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बताइए, किसके लिए बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे, 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। अब चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? पहले गांधी जी को सिर्फ गांधी जी ही बोला जाता था, लेकिन उनके पहले जो महात्मा शब्द लगा या महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? बताइए, 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो सिख धर्म का परिवर्तन किया गुरु नानक ने। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने किया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये, इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये, यह कौन से कवि के द्वारा कहा गया है? बताइए यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? इन मुसलमान हरजन पे कोटिन हिंदू बारिये। 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो यह रसखान के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, रसखान के द्वारा कहा गया है इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, घनानंद जीवनदायक छौ। बताइए घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरिये पीर हिये परसो। घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरिये पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? इसमें किस कवि का नाम आया है? तो देखिए सबसे शुरू में ही घनानंद का नाम आ गया है, तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात। बताइए सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, खाली स्थान कछुन अब भारत में दर्शाते। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन? तो यहाँ पर भारतीयता हो जाएगा। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछुन अब भारत में दर्शात, यानी कि भारतीयता भरा जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? बताइए 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासनी बोला गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ही लिखे हैं जनतंत्र का जन्म। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? बताइए अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 19 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? जल्दी से बताइए 20 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, मेरी नींद के दौरान कुछ खाली स्थान बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए कि कुछ मीटर बढ़ गए कि कुछ सेंटीमीटर बढ़ गए कि कुछ अधिक बढ़ गए? बताइए कि पेड़ कितना बढ़ गया था नींद के दौरान? मेरी नींद के दौरान पेड़ कितना बढ़ गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ठीक है, 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? इंच भरा जाएगा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान जो कविता है वह बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? 22 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है अक्षर ज्ञान कविता। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता में जो कवि हैं एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करते हैं? बताइए लौट कर आऊंगा फिर कविता में जो कवि हैं एक बार फिर से कहाँ लौट जाने की बात करते हैं? तो अपनी मातृभूमि, और उनकी मातृभूमि बंगाल में था। ध्यान रखिएगा, तो मातृभूमि बंगाल हो जाएगा। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? बताइए रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो यहाँ पर रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? बताइए मगम्मा क्या बेचती थी? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 25 का 20 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि मगम्मा दही बेचती थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में कौन से राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? बताइए उस राज्य का क्या नाम है जिसमें ढहते विश्वास में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उड़ीसा। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उड़ीसा में ही उड़ीसा राज्य का ही वर्णन है ढहते विश्वास कहानी में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन, मंगू किस कहानी की पात्र है? 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मंगू कहानी की पात्र है माँ। ठीक है, माँ कहानी में ही मंगू का वर्णन किया गया है, तो मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, पापाती किस रोग से ग्रसित थी? बताइए
पापाती किस रोग से ग्रसित थी? पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि पापाती मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो पापाती मेनिंजाइटिस रोग से ही ग्रसित थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, जल्दी से बताइए। घुटन महसूस होता है। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, व्यंजना क्या है? जल्दी से बताइए, व्यंजना क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो व्यंजना एक शब्द भक्ति है। ठीक है, व्यंजना शब्द भक्ति है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा हो जाएगा। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो कहानी का। यहाँ पर 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण वह है जो, बताइए 32 नंबर, व्याकरण वह है जो क्या हो जाएगा? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जाहिर सी बात है, व्याकरण वह है जो मानसिकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, सॉरी मानकता के आधार पर। व्याकरण वह है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। व्याकरण वह है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदानुराग कौन समास है? 23 नंबर क्वेश्चन, विदानुराग कौन समास है? जल्दी से बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 है शायद, हाँ 33 नंबर, विदानुराग कौन समास है? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विदानुराग एक तत्पुरुष समास है। ध्यान रखिएगा, विदानुराग तत्पुरुष समास है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद, यहाँ पर संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, व्याकरण से क्वेश्चन है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है, प्रति जोड़ एक, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? रस के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो जाहिर सी बात है 35 नंबर में श्रृंगार रस है। 35 नंबर क्वेश्चन श्रृंगार रस है। प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में श्रृंगार रस है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल, इसमें बताइए कि गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। इस प्रकार का जो कहानी रहता है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल, इस प्रकार का पूरा कहानी है, बहुत सॉरी कविता है, पूरा कविता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द उभय हैं जो, क्या हो जाएगा? पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द उभय हैं जो, बताइए 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द उभय हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, यह कौन सा वाक्य है? जल्दी से बताइए। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, पहला काम क्या हो गया? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को देख लो, पहला काम। और दूसरा काम क्या होगा कि पंप ले जाकर के हवा भर दो। तो इसमें दो वाक्य जुड़ रहा है, तो जैसे ही दो वाक्य जुड़ रहा है इसको संयुक्त वाक्य बोलेंगे। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दो वाक्य अगर एक ही वाक्य में जुड़ रहा है तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य गुण के प्रकार हैं, बताइए काव्य गुण के प्रकार कौन है? 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काव्य गुण के प्रकार क्या हो जाएगा? माधुर्य हो जाएगा। 39 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। काव्य गुण के प्रकार माधुर्य है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं? अब बताइए हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बातों की जलेबी छानना, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो बातों की जलेबी छानना मतलब गपशप में बहुत ज़्यादा आनंद लेना। ठीक है, 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बातों की जलेबी छानना, गपशप में बहुत ज़्यादा आनंद लेना, गपशप में आनंद लेना। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन, बताइए सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो सभ्य का विलोम असभ्य होगा। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? 43 का कौन सा ऑप्शन
ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक में इक प्रत्यय होता है, वास्तविक में इक प्रत्यय। मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? 44 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य और आगे बढ़ा इस वाक्य में कौन सा काल है? 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें भूतकाल है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य और आगे बढ़ा इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा, बताइए दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी शब्द का संज्ञा, तो यहाँ पर दक्षिणी शब्द का संज्ञा दक्षिण हो जाएगा, दक्षिणी का संज्ञा दक्षिण हो जाएगा। फरमाइश कौन सा लिंग है? बताइए फरमाइश, आप लोग बहुत ज्यादा फरमाइश करते होंगे अपने मम्मी पापा से, तो बताइए फरमाइश कौन सा लिंग है? बताइए 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फरमाइश स्त्रीलिंग है, 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, फरमाइश स्त्रीलिंग है। बताइए 47 नंबर क्वेश्चन, सामग्री का बहुवचन, सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सामग्री, इसका बहुवचन हो जाएगा सामग्रियां, 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सामग्री का सामग्रियां हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, नौबत खाने में इबादत, तो बताइए नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? तो नौबत खाना का अर्थ होता है कि जो प्रवेश द्वार रहता है उसके ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला जो स्थान रहता है उसी को नौबत खाना बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला स्थान नौबत खाना का अर्थ होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, कोशिश का पर्यायवाची शब्द बताइए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कोशिश का पर्यायवाची होता है प्रयास करना, ठीक है, कोशिश करना यानी कि प्रयास करना, दोनों एक ही शब्द होते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? बताइए कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्म का मानक आधुनिक रूप होता है कर्म, ठीक है, 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, एक कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह, 52 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? जल्दी से बताइए, मदन किसका पुत्र था? 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था, 53 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 53 का बी नंबर ऑप्शन मदन गिरधर का पुत्र था। 20 के दांत कैसी कहानी है? 54 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते चलिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 54 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? 55 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ठीक है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हकर्स थे, बताइए हकर्स कौन थे? हकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक की, भूगर्भ शास्त्री की, पुरातत्वविद की, प्राणी वैज्ञानिक? 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे? तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? जल्दी से बताइए, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास में है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे, 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। 59 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर कौन थे? बताइए शेक्सपियर कौन थे? नाटककार की, कहानीकार की, उपन्यासकार की, निबंधकार? बताइए 59 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि शेक्सपियर नाटककार थे, ठीक है, 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन, शेक्सपियर एक नाटककार थे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ बिरजू महाराज को? 60 नंबर क्वेश्चन, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 1965 ईस्वी में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था।
60 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? जल्दी से बताइए 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कृति है अशोक वाजपेयी का। 61 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के द्वारा ही लिखा गया है शहर अब भी संभावना है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? 62 नंबर क्वेश्चन, संतु मछली लेकर क्यों भागा? जल्दी से बताइए, बेचने के लिए कि काटने के लिए कि खाने के लिए कि कुएं में डालने के लिए? तो आप कहानी पढ़े होंगे, संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। 62 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सुलोचना अभिनेत्री थी। 64 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? 64 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 64 नंबर, जल्दी से बताइए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। चलिए 65 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं कि गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ है। ठीक है, 65 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। रही रास किसकी कृति है? 66 नंबर, जल्दी से बताइए रही रास किसकी कृति है? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रही रास किसकी कृति है? तो गुरु नानक का ही कृति है रही रास। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, बताइए किसने कहा था इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये? इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये, यह कथन किनका है? 67 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग को पता होगा कि यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 67 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही कहा गया है इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये। 68 नंबर क्वेश्चन, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? 68 नंबर, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मनमानिक में रूपक अलंकार है, मनमानिक में रूपक अलंकार है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? बताइए प्रेमघन किस युग के कवि थे? 69 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की। 70 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। बताइए प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर की, लखनऊ की, इलाहाबाद की, बनारस में। 71 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में, प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत माता ग्रामवासिनी है, गांव में निवास करती है, तो भारत माता ग्रामवासिनी। 72 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड होना चाहिए फावड़े और हल। 73 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड, फावड़े और हल होना चाहिए। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगें के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अगें के नाम से, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अगें के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? 74 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 74 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगें के नाम से प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? जल्दी से बताइए 75 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं, संवेदनशील कवि हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? 76 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बीरेन डंगवाल जनवाद के कवि हैं। ठीक है, कौन से विचारधारा के कवि हैं? तो जनवाद विचारधारा के कवि हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? 77 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ख का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है, ख का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चलिए 78 नंबर, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 78 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है। बताइए 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा और गिनते भी जाइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हुआ है और कितना सही हुआ है।
चलिए अब देखते हैं 79, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रमेश का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है, रमा जोड़ इस होता है। ठीक है, रमेश का संधि विच्छेद रमा जोड़ इस, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, 80 नंबर क्वेश्चन है। यशोदा का संधि विच्छेद, तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यसह जोड़ दा, यसह जोड़ दा, 80 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यशोदा का संधि विच्छेद यसह जोड़ दा होता है। अब बताइए 81 नंबर, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भी भाववाचक है, उतराई भी भाववाचक है, लेकिन मिठाई द्रव्यवाचक हो जाता है, इसलिए 81 का बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो मिठाई नहीं है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है पूछा जा रहा है, बताइए 82 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बताइए 82 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जमुना हो जाएगा। जमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 83 नंबर कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइए इसमें कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है जिनको। ठीक है, जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको, उनको, हमको, यह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है, जल्दी से बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, देखिए वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, जाहिर सी बात है सी नंबर ऑप्शन ही गलत होगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 84 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए 85 नंबर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। 85 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें स्त्रीलिंग शब्द होता है परिषद, इसमें स्त्रीलिंग शब्द परिषद हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग इसमें हो जाएगा कपट। ठीक है, 86 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कपट शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। अब चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, बताइए 87 नंबर क्वेश्चन कौन सा शब्द होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें समाचार एक वचन नहीं है, समाचार एक वचन नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन, वचन का क्या अर्थ होता है, वचन का अर्थ क्या होता है, 88 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो वचन का अर्थ कहना भी होता है, वचन का अर्थ संख्या से भी होता है, वचन का अर्थ बताना भी होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सभी, वचन का अर्थ यह सभी होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहां कर्ता स्वयं न काम करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया होगी। दूसरे को करने की प्रेरणा दे रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जहां पर भी देख लीजिएगा कि दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, जैसे मान लिया कि कोई मोहन है जो श्याम को बोल रहा है कि श्याम तुमको यह काम करना चाहिए, तो वह उसको प्रेरणा दे रहा है कि तुमको यह काम कर लेना चाहिए, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए 90 नंबर, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा यह असमापिका क्रिया का उदाहरण है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य जो है वह असमापिका क्रिया का उदाहरण है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है, बताइए आराध्या बहुत तेज लड़की है। अगर हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि आराध्या तेज लड़की है, तो यह विशेषण हो रहा है, विशेषता बतला रहा है कि आराध्या तेज लड़की है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, और जहां पर भी विशेषण की विशेषता बतलाई जाए उसको बोला जाता है प्रविशेषण। 91 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अंगार बरसना मतलब क्या होता है, अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना, अंगार बरसना कड़ी धूप होना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरे के बच्चे का लालन पालन करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। जो स्त्री दूसरे के बच्चों का लालन पालन करती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको धाय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा धाय। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो घर से बाहर गया जुदाई का बोध हो रहा है। घर से बाहर गया, जैसे ही कोई किसी से अलग होता है वहां पर जुदाई का बोध होता है, और जुदाई में अपदान का से विभक्ति लगता है, तो अपदान से होता है कारक चिन्ह, तो अपदान हो जाएगा। वह घर से बाहर गया अपदान कारक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर किस शब्द का रूप है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर अर्थात गणेश जी का बोध हो रहा है, यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
95 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दसमुख किस समास का उदाहरण है? दसमुख किस समास का उदाहरण है? तो दसमुख भी बहुब्रीहि का हो जाएगा, क्योंकि दसमुख से रावण का बोध हो रहा है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? 97 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? लोग ध्यान रखिएगा, अनुवाद में अनु उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत यानी कि अर्थ का उल्टा क्या होता है? तो अर्थ का उल्टा अनर्थ होता है। अर्थ का उल्टा अनर्थ होता है। 99 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? लास्ट में लगा हुआ है आन, यानी कि विज्ञान में आन प्रत्यय है। 99 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, विज्ञान में आन प्रत्यय है। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, 100वां नंबर क्वेश्चन। 100वें नंबर क्वेश्चन तक फाइनली हम लोग पहुंच गए। अगर आप लोग मेहनत करिएगा तो एक ना एक बार मंजिल तक पहुंचिएगा। धीरे धीरे बस आप लोग बढ़ते रहिए, मंजिल तक हर हाल में पहुंचना ही है। जिस प्रकार से हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से 100वें नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए धीरे धीरे करके, उसी प्रकार से आप लोग भी पहुंच जाइएगा अपनी मंजिल के पास। तो बताइए 100वां नंबर क्वेश्चन, इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? बताइए पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो परिंदा होता है। 100वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम आपको 100 क्वेश्चन का रिवाइज करवाए, जो हिंदी से था और उसमें व्याकरण भी शामिल था। तो हिंदी और व्याकरण दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन हम आपको बताए। अब आप लोग बताइए कि 100 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। अब आपके एग्जाम में 8 दिन टाइम बच गया है। अभी भी अगर गलती हो रहा है तो आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। 8 दिन में जितना अधिक आपको रिवाइज करना है आप लोग रिवाइज करते रहिए। हिंदी के ऊपर हम बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बहुत सारा क्लास ले चुके हैं। अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं या फिर अपनी किताब से भी मेहनत करिए, अपने जो भी कॉपी आपका नोटबुक है उससे मेहनत करते रहिए, आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का यह क्लास आपको बेहद ही खास पसंद आया होगा। शानदार तरीके से आप लोग क्लास किए होंगे, बहुत मजेदार क्लास हुआ होगा। यदि आप लोग को यह क्लास बेहद पसंद आया, अच्छा लगा, शानदार लगा, तो जल्दी से आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो अपलोड हों सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।